तो यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए जिनका आने वाले दिनों में एग्जाम होने वाला उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वही सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कुछ भी आप लोगों को हो सकेगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा मॉडल पेपर हल करके इसमें क्वेश्चन आंसर सहित पूरा का पूरा मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया है। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आप लोगों को आंसर देना है, किस प्रकार से पूरा आप लोगों को लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरी की जानकारी मिलेगी। तो हेलो स्टूडेंट्स, जो भी नए छात्र हैं वो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि कि सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और बढ़ते हैं अपने पीडीएफ में कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में, जो हमारी सभ्यताएं थी उसके बारे में, और पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बी स्टूडेंट क्लासेस। तो जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं वो तो वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंजूस ही बसे हैं मुझे लगता है। और जो भी छात्र नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को विजिट करके अपने से रिलेटेड पूरा का पूरा मॉडल पेपर और अच्छे से अच्छे सब कुछ देख सकते हैं। प्ले लिस्ट सबकी बनी है, सभी सब्जेक्ट आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं से हम लोग मेन इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और जो ये क्वेश्चन है ये तो अति महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है, यानी कि मिस्र है इसे हम लोग नील नदी का वरदान क्यों कहते हैं। तो मिस्र को हमारे साधारण भाषा में देखा जाए तो मिस्र जो है वह नील नदी के किनारे विकसित हुआ था, क्योंकि वहाँ पर अधिक से अधिक व्यापार होने की संभावना रहती थी, व्यापार हुआ जाया करता था। वहाँ पर मांस मछलियाँ प्रयुक्त मात्रा में मिलती थी, पीने का पानी मिल जाया करता था और जंगली जानवरों से दूर था, इसीलिए वहाँ पर रहते थे, इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया। लेकिन हम लोग जो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप का देखेंगे अपना किताबी भाषा की, मिस्र प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ चावल, रुई और गन्ने की खेती होती है। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है, अगर जरा भी ध्यान से काम लिया जाए तो वर्ष में 2 फसलें पैदा करना कठिन नहीं होता, लेकिन वहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। प्राचीन काल में नील नदी में कभी कभी बाढ़ आती थी, इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट और विपत्ति का सामना करना पड़ता था, पर साथ साथ इससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो जाती थी। फलतः मिस्र की आर्थिक जीवन में इसी नदी का इतना महत्व हो गया कि इसे मिस्र की जीवन रेखा की संज्ञा दे दी गई। मिस्रियों को कृषि कर्म में आवश्यक जल के लिए भी पूर्णतः नील नदी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। प्राचीन मिस्रवासियों के हृदय में इस नदी के प्रति असीम श्रद्धा की भावना थी तथा वह एक देवता के भांति इसकी पूजा किया करते थे। इसीलिए इतिहास पिता हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। तो मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा गया, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पूरा पता चल गया होगा कि बहुत उपजाऊ थी, बट वर्षा नहीं होती थी कभी कभी, यही सब कारण था कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया। इससे पहले आप लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है हिस्ट्री का, वो देख लेने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। फिर क्या है, फाहियान कौन था, तो आप लोगों को पता ही होगा कि चीनी यात्री था फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था। तो फाहियान कौन था, तो यह चीनी यात्रियों के साथ 399 ईस्वी में चीन से ले चलकर भारत आया था तथा 414 ईस्वी में वापस लौटा था। इस समय यहाँ गुप्त वंश का पराक्रमी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासन कर रहा था। इसने स्थल मार्ग से भारत में प्रवेश किया था, समुद्री मार्ग से वापसी की। इस अवधि में इसने अनेक बौद्ध तीर्थों एवं ऐतिहासिक स्थानों की यात्राएं की। यदि ये बात किया जाए, देखा जाए कि फाहियान कहाँ कहाँ पर गया था, तो वैशाली गया था, श्रावस्ती गया था, कपिलवस्तु गया था। ये सब कभी कभी स्थान पूछे लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। और धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण फाहियान ने राजनीतिक विषय को अपने वर्णन का विषय नहीं बनाया, यहाँ तक कि इसने भारतीय शासक का नाम तक नहीं लिखा। यहाँ तक कि इसने क्या किया कि कहीं भी भारतीय शासक का किसी का नाम नहीं लिखा है अपने वर्णनों में, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति का था, राजनीतिक प्रवृत्ति का नहीं था। कौन, चीनी यात्री फाहियान। और एक चीनी यात्री ह्वेनसांग है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नदी घाटियों में सभ्यता के उदय के क्या कारण थे, तो नदी घाटियों में खेती के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध रहती थी, नदियों से नहरें निकालकर खेती की सिंचाई की जा सकती थी,
नदियों की घाटियों में मनुष्य को अपने पालतू पशुओं के चरने के लिए घास उपलब्ध थी। नदी में नावों द्वारा मनुष्य यात्रा कर सकते थे तथा भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। ईंट बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी उपलब्ध थी, जिससे मकान बनाना सुगम हो गया। तो यही कारण थे कि नदियों की जो सभी अधिक से अधिक जो सभ्यताएं हैं वो नदी घाटी पर ही विकसित हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर वैदिक युगीन सिक्के, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सिक्कों के बारे में पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक युगीन मुद्राओं के अस्तित्व का उल्लेख नहीं मिलता, परंतु निष्क, शतमान, पाद और कृष्णल का उल्लेख अवश्य मिल जाता है। निष्क का उल्लेख पंचविंश ब्राह्मण मिलता है। शतमान दक्षिणा के रूप में सुवर्ण का उल्लेख है। कृष्णल रत्ती को कहते हैं। पाद का उल्लेख दान का प्रसंग में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, इससे भी पूछा जाता है। हड़प्पा पुरा स्थल, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट में गिनती करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा पुरा स्थल। तो हड़प्पा पुरा स्थल में हम लोग देखेंगे हड़प्पा की सभ्यता की खोज का मुख्य श्रेय पुरातात्विक स्रोतों को जाता है। हड़प्पा संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृत पड़ा क्योंकि इसका सर्वप्रथम ज्ञान 1981 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से हुआ। सर जॉन मार्शल और सर मार्टिमर हीलर जैसे ख्यात प्राप्त पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की है। इन विद्वानों ने वहां मिले भौतिक अवशेषों को गहराई से अध्ययन किया है। चूंकि उन अवशेषों पर लिखे शब्दों को पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हड़प्पा के लोगों द्वारा प्रयोग किए गए शिल्प अवशेषों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन राजा, ये भी इम्पोर्टेंट है बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसके बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि आप लोगों के सॉरी दोस्तों, और क्षमा चाहते हैं दोस्तों क्योंकि कल से हम 1 फरवरी से बोले थे स्टार्ट होने वाला क्लास, तो अभी थोड़ी तबीयत खराब थी। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन से वीडियो भी नहीं आया था, थोड़ा घर पर काम भी हो गया था और मैं भी थोड़ा हेल्दी नहीं था, तो इसीलिए वीडियो को नहीं बनाया था। और चलिए अब मतलब आज से या कल से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा और चैप्टर वाइज आप लोग फटाफट अपना कमेंट कर देना कौन कौन सा सब्जेक्ट है। मैं पोल कर दूंगा, पोल डाल दूंगा, उसमें आप लोग वोटिंग कर देना। तो वैदिक कालीन राजा में क्या होता था कि राज्य का प्रमुख अधिकारी राजा होता था, जिसका पद वंशानुगत था। यानी कि वंशानुगत होता था कि जैसे कि उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी थी वो सभी एक के बाद एक राजा बनते चले जाते। उसमें कोई आज की तरह से लोकतांत्रिक नहीं था कि कोई चुनाव हो उसके बाद ही राजा चुना जाएगा। उसका वंशानुगत था, वंशानुक्रम यानी कि आनुवांशिक था वो, कि आज जैसे आप है तो आपका बेटा होगा, फिर पोता, फिर आपके पिता थे, आपके बाबा थे, तो ऐसे ही वो चलता रहेगा। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि कभी कभी राजवंश में से ही किसी व्यक्ति को चुनकर राजा बनाया जाता था। यहाँ पर क्या कभी कभी देख लीजिए, कभी कभी का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में राजा के कार्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का सबसे पवित्र एवं सम्मानीय कार्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना था। जनता के इससे बदले में राजा के प्रति भक्ति भाव रखती थी तथा राजा को कर देती थी, जिससे बलहित कहते थे। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो राजा को कर दिया था उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बल कहा जाता था। राजा निरंकुश न थे तथा राज्याभिषेक के समय प्रजा के हित में ही कार्य करने की शपथ लेनी पड़ती थी। राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जिनमें प्रमुख पुरोहित एवं सेनानी थे। तो आप लोगों को पता होगा कि राजा, सामंत, पुरोहित ये सब हुआ करते थे। तो इसमें कौन प्रमुख था, तो पुरोहित प्रमुख थे और सेनानी रहते थे। मोहनजोदड़ो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। मोहनजोदड़ो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो में भी एक गढ़ी का अवशेष मिला है, जो 10 मीटर से 20 मीटर ऊंचे कृत्रिम पहाड़ी पर निर्मित की गई थी। नदी के बाढ़ से रक्षा के लिए इसके चतुर्दिक ऊंचा बांध बना था। इनकी चौड़ाई 21 मीटर थी। गढ़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर पक्की ईंटों से निर्मित एक ठोस ब्रिज उपलब्ध हुआ। मोहनजोदड़ो के गढ़ी के दक्षिण वर्गाकार 27.43 मीटर 20 स्तंभों पर टिका भवन का अवशेष कई संभावनाओं को इंगित करता है। 5-5 की 4 पंक्तियों में 20 स्तंभ हैं। इसमें चौकियां बनी हुई हैं जो संभवतः बैठने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। यह एक बड़ी चौकी पश्चिम दिशा में भाग में बनी थी। और दोस्तों बहुत ही जल्द यानी कि आज शाम से या मतलब
कल से आप लोगों का इतिहास का सबसे पहले मैं सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस शुरू करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग हैं जो समय सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हो, जल्दी से जल्दी सेकंड सेमेस्टर को ज्वाइन कर लेना। फिर देखते हैं हड़प्पा संस्कृति। तो इस संबंध में 3 मत हैं। प्रथम मत में लक्ष्मण स्वरूप वात्स ने आर्यों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। द्वितीय गार्डन चार्ल्स ने सुमेरियों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। तीसरे मत में जॉन मार्शल ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का निर्माता माना है। यहाँ पर कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि जो लक्ष्मण स्वरूप हैं उनने किसको सिंधु का निर्माता माना है। तो आर्यों को गार्डन चार्ल्स ने किसको माना, तो सुमेरियों को, और मार्शल ने किसको माना है, तो द्रविड़ों को। और डॉक्टर विमल चंद्र पांडे का मत है कि भूमध्य सागरीय सिंधु प्रदेश में सबसे अधिक बहुसंख्या में थी, इसी जाति ने सबसे अधिक योगदान दिया। फिर हेरोडोट्स, ये इतिहासकार थे, इनके बारे में आप लोग पढ़ लेना। असुर बनिपाल, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख ले, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। हालांकि 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं तब तक कि असुर बनिपाल कौन था। सारगन द्वितीय के उत्तराधिकार में असुर बनिपाल 669 ईस्वी से 633 ईस्वी पूर्व एक तक एक महान विजेता था तथा सफल शासक सिद्ध हुआ। उसने मिस्र को जीता, उसने अनेक युद्ध लड़े और अपनी क्रूरता के कारण बदनाम भी हुआ। यद्यपि उसमें शालीनता की भी कमी नहीं थी। उसके बाद उसके समय में असीरिया की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, परंतु उसके बाद विदेशी आक्रमणों के कारण असीरिया का तेजी से पतन आरंभ हो गया, मतलब यानी कि उसका पतन, यानी कि वो टूट गया पूरा अंदर से। हम्मुराबी क्या है, तो एमोराइट वंश का छठा शासक हम्मुराबी था। इसने लगभग 42 वर्षों 2123 से दोस्तों 2123 ईसा पूर्व और से लेकर 2021 ईसा पूर्व तक शासन किया। आप लोगों को पता होगा कि ईसा पूर्व है जो उल्टे वर्षों में चलता है। इसने अपने युग में एक महान विजेता था। इसने अपने पराक्रम और सैन्य बल से मेसोपोटामिया के एकीकरण किया। उसके बाद एलम तथा असीरिया के शक्तिशाली राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वह एक कुशल शासक और संगठनकर्ता भी था। फिर इसमें चीन की दीवार, आप लोगों को पता होगा चीन की जो महान दीवार है वो बहुत ही ज्यादा मानी जानी जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि चीन की पश्चिमी पर हुड़ों के आक्रमण से रक्षा करने के लिए सी हुआंगटी ने यह दीवार बनवाई थी। यह 1500 मील लंबी, आप लोग सोच लीजिए 1500 मील लंबी। 1 मील में 2.5 किलोमीटर होते हैं मिनिमम, मतलब कुछ कम 2.5 होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 15 दूना 30, यानी कि कितने, 1500 यानी 30,000 किलोमीटर और ज्यादा ही हो गया। 30 10 40,000, तो आप लोग को मतलब 37,000 किलोमीटर तक कुछ लंबी और 20 फीट चौड़ी, 22 फीट ऊंची थी। बताइए, इसमें 20,000 गुंबदें, 23,000 स्तंभ और 10,000 सुरक्षा चौकियां बनी हुई थी। यह दीवार 10 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। इस पर अंकित शब्द इस प्रकार है, स्वर्ग के नीचे सबसे बड़ी सैनिक रोक है। यानी कि स्वर्ग के नीचे जो है ये सबसे बड़ी सैनिक रोक है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। इसके आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। और हो सके तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।